हेलो, वेलकम टू एनीवे डोर। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट जिसमें हम इस टॉपिक को देखेंगे। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है, ज़्यादातर लोगों को काम किस सेक्टर में मिल रहा है। ग्राफ 2 प्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ओवर द 40 ईयर्स। अब ग्राफ 2 में दिखा रहे हैं कि 1974 में जो है टर्शरी सेक्टर काफ़ी अच्छा जीडीपी में शेयर दे रहा था, और 2013 से 14 में आते आते तो सबसे ज़्यादा ही देने लगा। इस टाइम पे तो थोड़ा टर्शरी भी दे रहा था, लेकिन 2013-14 से टर्शरी ही सबसे ज़्यादा दे रहा है। A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of 3 sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. जैसा कि हमने देखा, एक फैक्ट है कि इतनी सारी हमने टेबल्स देखी, तो इसमें हमने एक चीज़ जो है ऑब्ज़र्व की कि एक फैक्ट है इंडिया के बारे में कि जैसे 3 सेक्टर्स का जो जीडीपी शेयर है, कंट्रीब्यूशन है, वो बदला है, ऐसा ही जो शिफ्ट है, जो चेंजेस हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं बदला। Graph 3 shows the share of employment in 3 sectors in 1977 to 78 and 2017 to 18. The primary sector continues to be the largest employer even now. मतलब इसमें कह रहे हैं जैसे कि हमने देखा कि ग्राफ 2 में पहले जो है प्राइमरी सेक्टर भी अच्छी खासी जो है दे रहा था जीडीपी, टर्शरी से बेशक कम दे रहा हो लेकिन दे रहा था, लेकिन 2013-14 आते आते बिल्कुल कम देने लगा। ठीक है, शिफ्ट हो गई, चेंजेस हो गए। ऐसी ग्राफ 1 में भी हमने देखा कितने चेंजेस हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में प्राइमरी सेक्टर ही सबसे आगे है, वो नहीं बदला। 1977 और 78 के टाइम पे भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम देता था लोगों को, और 2017-18 में भी प्राइमरी सेक्टर ही दे रहा है। Why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? तो अब ऐसा क्यों है, क्यों जो है एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी चीज़ें पहले से अब नहीं बदली। इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ऐसा इसलिए है क्योंकि टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में इनफ जॉब्स नहीं बनाई गई है। Even though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up by around 3 times. Tertiary sector as well, while production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. अब जैसे कि बोला है कि जो है बाकी सारी चीज़ों में तो चेंजेस आए, जैसे कि जीडीपी पहले टर्शरी और जो है जो प्राइमरी है वो इक्वल ही देते थे। एक तरीके से देखा जाए तो टर्शरी थोड़ा ज़्यादा देता था, लेकिन 2013 आते आते टर्शरी ही सबसे ज़्यादा देने लगा। मतलब बहुत सारी चेंजेस हुई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में नहीं हुई। 77 और 17 था, 19 था, शायद 19 था। हाँ, तो 1977 से 78 से 2013-14 तक बहुत चेंजेस आए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में नहीं आए। 77 के टाइम पे भी जो है 77 के टाइम पे भी जो है प्राइमरी सेक्टर ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता था, और 2013-14 के टाइम पे भी वही दे रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इतनी जॉब्स बनी ही नहीं। अब ऐसा क्यों, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, यानी कि जो 1977 और 78 से लेकर जो टाइम पीरियड था 2013 से 14 तक का, ये 40 साल का जो ऑलमोस्ट टाइम था, ये इसमें जो है प्रोडक्शन तो 9 गुना बढ़ गया, किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट 3 गुना ही बढ़ा। तो जॉब कितनी कम हुई, यानी कि मतलब प्रोडक्शन तो 9 गुना बढ़ गया इस 40 साल में, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है, जो काम मिलना है लोगों को, वो सिर्फ 3 गुना ही बढ़ा। और टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन 14 गुना बढ़ गया, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है, काम है लोगों को मिलना, वो 5 ही गुना बढ़ा। इसलिए इनमें इतनी जॉब्स नहीं है। एज अ रिजल्ट, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। और इसी के कारण आधे से ज़्यादा जो कंट्री के लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि खेती वगैरह में, और ओनली 1/6 ऑफ द जीडीपी बना रहे हैं। In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce the rest of the production, whereas they employ less, about half of the people. अब दूसरी तरफ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कम लोग टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी ज़्यादा वो दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन उनके में हो रहा है। Does this mean that workers in agriculture are not producing as much as they could? तो
तो क्या इसका ये मतलब है कि जो एग्रीकल्चर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उतना नहीं बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। What it means is that there are more people in agriculture than is necessary। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। सपोज एक खेत है, उसके अंदर ये खेत है पूरा, इसके अंदर काम करने के लिए सिर्फ 2 ही लोगों की ज़रूरत है, लेकिन काम 5 लोग कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है प्राइमरी सेक्टर में काम तो ज़्यादा लोग कर रहे हैं लेकिन जीडीपी बहुत कम बन रही है, और टर्शियरी सेकेंडरी में जीडीपी बहुत बन रही है, प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, लेकिन काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। तो अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ लोगों को बाहर भी कर दोगे तो प्रोडक्शन को कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर ज़रूरत ही 2 लोगों की है और काम 5 कर रहे हैं तो 3 को हटा देंगे तो कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड, और इसी एम्प्लॉयमेंट को अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। यानी कि जब ज़रूरत ना हो लेकिन फिर भी वहाँ काम कर रहे हो, उनके बिना भी वहाँ ईजिली काम हो सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ काम कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है। For instance, take the case of a small farmer, Lakshmi, owning about 2 hectares of unirrigated land, dependent on only on rain and growing crops like jawar, अरहर। तो एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक छोटी सी फार्मर है लक्ष्मी, उसका एक 2 हेक्टेयर्स का खेत है जो कि अभी अनइरिगेटेड है और बारिश पे वो पूरा डिपेंड करता है, और वो ज्वार अरहर जैसी क्रॉप्स जो है वो उगा रही हैं। तो उसके जो ऑल 5 मेम्बर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। वाई? दे हैव नाउ वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। अब जो 5 मेंबर है लक्ष्मी के घर के, वो पूरा साल उसी खेत में काम करते रहते हैं, वो कहीं और काम करने नहीं जाते। यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल, बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि काम तो सारे कर रहे हैं, कोई भी खाली नहीं बैठा, 5 के 5 कर रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत ही 2 लोगों की है तो बाकी 3 तो मतलब अपना डिवाइड कर रहे हैं ऐसे ही। वो मतलब कोई उनका इम्पोर्टेंस नहीं है उनके काम की, तीनों की, क्योंकि उनके बिना इजीली काम हो सकता है। इसी सिचुएशन को कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, जब उनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो वहाँ काम कर रहे हैं। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। मतलब जो लोग हैं वो काम तो कर रहे हैं सब, कोई भी मतलब खाली नहीं बैठा है, लेकिन वो अपनी फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो वो काम कर रहे हैं इस खेत में 5 लोग, लेकिन ज़रूरत 2 की है, तो अगर 3 को हटा दिया जाएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन उतना ही होगा। ऐसा नहीं है कि 2 कर रहे हैं तो कम प्रोडक्शन होगा, 5 कर रहे हैं तो ज़्यादा होगा, उतना ही होगा। ठीक है, वो फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं वो 3। दिस काइंड ऑफ underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job is clearly visible as unemployed, hence it is also called as disguised unemployment। अब अगर बाहर से कोई इंसान आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये जो हैं 5 लोग खेत में काम कर रहे हैं, बाहर से कोई इंसान आएगा और वो देखेगा तो उसको तो ये लगेगा हाँ ये 5 काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसको क्या पता लगेगा कि यहाँ पर 2 ही लोगों की ज़रूरत है, ये 3 जो हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हिडन होती है ये एम्प्लॉयमेंट, किसी को बाहर से देख के थोड़ी पता चलेगा कि यहाँ पर इनकी ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, और इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट को ही हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम comes and hires 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. In the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earnings of the family would increase and they would also continue to produce as much from the land. इसमें मतलब यही बोल रहे हैं कि अगर मान लो एक लैंडलॉर्ड है, यहाँ पर ये 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे डंडी खड़ी कर देती हूँ, 1 2 3 4 5। अब इन 5 में से एक लैंडलॉर्ड आएगा बाहर से और वो इन 5 में से सपोज मान लो 3 को ले गया बाहर। अब तो उन तीनों को वो अपने वहाँ काम करवाएगा, तो अब उन तीनों की एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। ऐसा नहीं कि अभी 3 चले गए तो अब ये 2 हैं तो अब इनके खेत में कम प्रोडक्शन होगा, नहीं, उतना ही होगा क्योंकि ज़रूरत ही 2 की है। अब बल्कि इनका और एक्स्ट्रा होगा क्योंकि ये 3 अब असली काम करेंगे, फुल पोटेंशियल से काम करेंगे। ठीक है, यही है।
देर आर लैक्स ऑफ फार्मर लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, और लक्ष्मी जैसे बहुत से फार्मर्स इंडिया में. दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऐसी लक्ष्मी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है एग्रीकल्चर में, लेकिन फिर भी वो वहाँ काम कर रहे हैं. तो अगर हम इनमें से कुछ लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा भी दें और उन्हें और कहीं काम दें, तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं होगा. द इनकम्स ऑफ द पीपल वुड टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली ऑफ इनकम, बल्कि इनकी इनकम और बढ़ेगी, पूरी फैमिली की इनकम बढ़ेगी. दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स, और ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है और सेक्टर्स में भी हो सकती है. For example, there are thousands of casual workers in a service sector in urban area who search for daily employment. They are employed as painters, plumber, repair persons, and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of service sector on the street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. अब ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है और भी सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि आपने देखा होगा हज़ारों जो वर्कर्स है सर्विस सेक्टर में, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में, वो अपने रोज़ के काम के लिए घूमते रहते हैं. कभी उनको पेंटिंग का काम मिल जाता है, मतलब एज अ पेंटर वो काम करते हैं, ठीक है, कभी प्लम्बर का, कभी रिपेयर पर्सन का, या और भी कोई छोटी मोटी जॉब्स करते हैं. मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे. जोर से मत बोलो. मिल पाता है तो वो भी अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि उन्हें रोज़ काम नहीं मिल रहा है, वो फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं. कभी उनको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है. ऐसे हम देखेंगे कि जो सर्विस सेक्टर में जो और भी लोग होते हैं, जैसे कि वो स्ट्रीट में कुछ ऐसे अपना ठेला वगैरह लगा के कुछ बेच रहे होते हैं, तो वो अपना पूरा दिन लगा देते हैं लेकिन बहुत थोड़ा अर्न करते हैं. तो ये भी फुल पोटेंशियल से नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है. अगर वो कहीं और काम करेंगे तो उनकी बेटर इनकम हो सकती है. और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बेटर. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द अबव डिस्कशन. मतलब इसका मतलब है कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे बनाई जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जाए. फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर continues to be considerable under employment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? Let us look at some of them. तो यही बोल रहे हैं कि जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और कई बार तो बिल्कुल भी एम्प्लॉयड नहीं होते लोग, बिल्कुल ही काम नहीं होता. तो मतलब क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं लोगों के लिए. तो उनमें से कुछ तरीकों को देख लेते हैं. Lakshmi, with her 2 hectare plot of unirrigated land, the government can spend some money or banks or can provide loan to construct a well for a family to irrigate the land. अब जैसे लक्ष्मी का केस ले लो, उसी वाली का, जिसका 2 हेक्टेयर का प्लॉट है. अब वो अनइरीगेटेड है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उस पर कुछ पैसा लगाए, ठीक है, बैंक को कुछ लोन प्रोवाइड करे, तो वहाँ पर उस लक्ष्मी की फैमिली के लिए कुआं जो है कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ताकि उसका खेत इरीगेट हो सके. फिर लक्ष्मी जो है अपने खेत को इरीगेट करके दूसरी क्रॉप्स भी वहाँ उगा सकेगी, जैसे कि वीट वगैरह, और राबी सीजन्स के दौरान वीट वगैरह वो सब कुछ उगा सकेगी. अब जैसे सपोज़ करो कि 1 हेक्टेयर ऑफ वीट, 1 हेक्टेयर में जो गेहूँ उगा है वो 2 लोगों को परिवार की एम्प्लॉयमेंट दे सकता है 50 दिन तक, जिसमें इंक्लूडेड होंगी सारी चीज़ें, सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र वगैरह वगैरह. तो 2 मेंबर तो फैमिली के एम्प्लॉयड हो गए अपने खुद के खेत में. अब जैसे कि नया डैम बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, कैनाल्स बना दिए ताकि इरीगेट कर सके लोग अपने फार्म्स को, तो इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है. और एग्रीकल्चर सेक्टर में और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कम होगी. अगर गवर्नमेंट थोड़ा पैसा लगाए और चीज़ें डेवलप कराए, प्रोवाइड करे फैसिलिटी, तो और भी ज़्यादा लोग जो है कर सकते हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट बना सकते हैं. Now suppose Lakshmi and other farmer produce much more than before. अब सपोज करो लक्ष्मी और जो दूसरे फार्मर है वो जितना पहले बनाते थे, जितना पहले कमाते थे, उससे ज़्यादा कमाने लगे. They would also need to sell some of these, और वो जो है उनमें से कुछ बेचते भी होंगे, ठीक है. For this they may require to transport their products to a nearby town. अब उनको बेचना है तो उनको पास के टाउन्स में भी अपने जो माल है उसको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा. If the government invests some money in transportation and storage of crops or make better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell crops. अब जैसे कि अब लक्ष्मी और फार्मर्स अब ज़्यादा कमा रहा है, तो अब वो बेचेंगे भी फसल को, तो बेचने के लिए उन्हें क्या चाहिए?
अच्छी फैसिलिटी चाहिए ट्रांसपोर्ट की, तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा पैसा लगाए ट्रांसपोर्टेशन में या स्टोरेज में और अच्छे अच्छे जो है गांव के रोड बनाए, तो मिनी ट्रक्स जो हैं वो आ जा सकते हैं और उसमें सामान ट्रांसपोर्ट होके जा सकता है, ताकि लक्ष्मी और बाकी सारे फार्मर अपनी जो फसल है उसे बेच सकें। These activity can provide employment to not just farmers but also others such as those in services like transport or trade। और इससे जो है सिर्फ फार्मर्स को ही एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बेचेंगे उन्हें पैसा मिलेगा, तो सिर्फ फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी और भी लोगों को मिलेगी। जैसे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लगाएंगे तो फिर जो ट्रांसपोर्ट करके भी तो कोई ले जाएगा चला के ट्रक वगैरह, तो उनको भी काम मिलेगा, ठीक है। जो ट्रेड कर रहे हैं उनको भी काम मिलेगा, तो इससे जो है सिर्फ फार्मर्स को ही नहीं और ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। Lakshmi's need is not confined to water alone to cultivate the land. She also needs seeds, fertilizer, agriculture equipment and pump sets to draw water. Being a poor farmer, she can't afford many of these, so she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of interest. If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. This means that along with water, we also need to provide cheap agricultural credit to farmers for farming to improve. We will look at some of these needs in chapter 3 Money and Credit. यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब जैसे लक्ष्मी सिर्फ पानी के लिए ही नहीं, पानी के साथ साथ उसको अपने लैंड को कल्टीवेट करने के लिए सीड्स, फर्टिलाइज़र और भी बहुत सारी जो है पंप सेट्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चरल जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत पुअर होगी तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट को या मनी लेंडर्स को जो है मतलब अब उसको पैसे लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो गरीब है, वो इतना नहीं खरीद सकती, तो उसे लोन वगैरह लेना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर जो लोकल बैंक्स हैं वो अगर उसे अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन दे, तो वो इन सारी चीज़ों को ख़रीद सकेगी और अपने लैंड को और कल्टीवेट कर सकेगी, जिससे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और जो है फार्मिंग जो है फार्मर्स के लिए जो फार्मिंग है वो इम्प्रूव होएगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा और चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट में देखेंगे। अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। इसके अलावा और भी तरीका है जिससे हम जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बना दें, ठीक है, सर्विसेज दे दें सेमी रूरल एरियाज़ में जहाँ पर बस इंडस्ट्रीज़ वगैरह तो होंगी नहीं, तो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा देंगे, तो इससे बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर्स टू डिसाइड ग्रो अरहर एंड चिकपी पल्स क्रॉप। अब बहुत सारे फार्मर हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि वो अरहर यानी कि दाल वगैरह उगाएंगे, तो उनको एक दाल मिल सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको इन सब को जिससे वो सारा सामान जो है प्रोसेस से सारी चीज़ें बनाए फिर उनको सिटीज़ में बेचे और उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो इसलिए दाल मिल्स वगैरह सेटअप करो, है ना, बहुत सी चीज़ें सेटअप करो। जैसे कि ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटो एंड अनियन एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज़ गुड। और अगर हम कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम देंगे फार्मर्स वगैरह को, तो उनको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अगर उनकी जो पोटैटो या अनियंस वगैरह की जो फसल है वो अगर वो स्टोर कर लेंगे और उसे तब बेचेंगे जब प्राइस अच्छे हों, तो उनकी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। अब जो है मनी कलेक्शन सेंटर्स जो है खड़े कर देने चाहिए जहाँ पे फार्मर्स आएँ और जंगलों से हनी वगैरह लेके वहाँ बेचें। It is also possible to set up industries that produce vegetable and agricultural produce like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in outside markets. है ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको जो है प्रोसेस करना है, यानी कि जो चावल है वो वगैरह धान वगैरह से मतलब जो भी है निकालना फसलों से, है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करना, इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंडस्ट्रीज़ को और फार्मर्स को जो सेमी रूरल एरियाज़ में लोकेटेड है, ठीक है। और फिर उनको अर्बन सेंटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही वेज थे कुछ कि हमें जो है गवर्नमेंट को कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि डैम वगैरह बन जाए या फिर कुएँ वगैरह बन जाए, जिससे वो अपने लैंड को इरीगेट कर सकें, और जब लैंड इरीगेट होगा तो वो और भी फसल उगा सकेंगे जिससे उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। एक तो ये बताया है इसमें। दूसरा बताया है कि अगर
डैम्स वगैरह वही बना दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये था कि अगर अच्छी उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है, अच्छे अच्छे रोड बनवा दिए जाएंगे, तो मिनी ट्रक्स वगैरह से वो अपना सामान ट्रांसफ़र कर सकेंगे फार्मर्स, जिससे कि ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में तो सर्विसेज में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही, फार्मर्स को भी जो है एम्प्लॉयमेंट होगा। और भी जैसे कि अच्छे लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर फार्मर्स को लोन दिया जाए तो इससे भी उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जैसे कि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम वगैरह अगर खोल दिए जाए इंडस्ट्रीज़ वगैरह, तो इससे भी, तो ये कुछ तरीके थे जिनसे जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती है। डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29 ईयर्स। Out of this, only about 51% are attending educational institutions. The rest, in particularly those aged less than 18 years, may be at home, or many of them may be working as child laborers. यहाँ पे बोल रहे हैं कि 60% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 5 से 29 की एज की है, जिसमें से 51% ही जो हैं एजुकेशन ले रहे हैं, बाकी के 18 या 18 से कम के घर पे हैं या फिर एज अ चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं। इफ़ दीज चिल्ड्रंस आर टू अटेंड स्कूल विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स। अगर इन बच्चों को स्कूल्स भेजा जाए, इन्हें अगर स्कूल में भेजा जाए, इनको एजुकेशन दी जाए, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर स्टाफ चाहिए। अ स्टडी कंडक्टेड बाय S2L प्लानिंग कमीशन, नाउ नोन एज नीति आयोग, estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone। अब यहाँ पर एक जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक जो है स्टडी कंडक्ट की गई है, जिसमें ये एस्टिमेट किया गया है कि सिर्फ 20 लाख जॉब्स सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर में अकेले में बनाई जा सकती है, यानी कि सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब्स दी जा सकती है। सिमिलरली अगर हमें हेल्थ सिचुएशन बढ़ानी है अपनी कंट्री की, मतलब अच्छी करनी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स ये सब चाहिए, ठीक है, रूरल एरियाज़ में स्पेशली। तो कुछ तरीके हैं जिनसे जॉब उनको भी मिल जाएगी, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और इससे जो है हमारी जो है हेल्थ सिचुएशन भी अच्छी होगी कंट्री की, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे भी। Every state or religion has potential for increasing the income and employment for people in that area. It could be tourism or regional craft industry or new services like IT. हर स्टेट या हर रीजन में एक पोटेंशियल होता है कि वो अपने वहाँ के एरिया की जो इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, वो बढ़ा सकें। अब वो किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं, टूरिज़्म के थ्रू या रीजनल क्राफ्ट के थ्रू, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, या जो नई नई सर्विसेज आई है जैसे कि IT वगैरह, ठीक है। Some of these would require proper planning and support from the government। और इन सबको अगर हमें इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, अगर इन्हीं से हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अगर इनकी द्वारा हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो इनके लिए हमें पूरी प्लानिंग और सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से। फॉर एग्जांपल, द सेम स्टडी बाय प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। अब यही जो प्लानिंग कमीशन है उसने एक स्टडी की है और एस्टिमेट करके बताया कि अगर टूरिज़्म को हम इम्प्रूव कर दे एज अ सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो 35 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement। लेकिन हमें ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जितने भी हमने ऊपर सजेशन डिस्कस किए हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने में लंबा समय लगेगा। फॉर अ शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स। लेकिन अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो हमें कुछ क्विक मेजर्स चाहिए, ठीक है, इन सब में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कुछ शॉर्ट टर्म के मेजर्स भी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो रिकॉग्नाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। अब जो है इसी को ध्यान रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया है जिसका नाम है राइट टू वर्क, ठीक है। वो 625 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। उसको मगनरेगा भी कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत क्या है, ऑल दोज हु आर एबल टू and are need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by government। इस एक्ट में क्या है कि वो सभी लोग जो काम कर सकते हैं या काम की ज़रूरत में हैं गाँव के इलाके में, उनको 100 डेज़ का, यानी कि 100 डेज़ का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा साल में गवर्नमेंट के द्वारा। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people। अगर गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाएंगी तो गवर्नमेंट जो लोग हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। The types of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act।
तो फ्यूचर में लैंड से जितने भी प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ावा देते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उन सारे कामों को इस एक्ट के अंदर जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो बाकी का है हम इसको जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एनीवेयर डोर।